हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टर आगा पर। अगर आपको डर और रहस्य से भरी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताइए आप हमें किस शहर से सुन रहे हैं और आपको किस तरह की कहानियां सबसे ज्यादा पसंद हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे डैड ने मुझे एक कहानी सुनाई थी और मैं कसम खाकर कहता हूं मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। वजहें कई हैं, शायद इसलिए कि वो पहली कहानी थी जो उन्होंने बचपन में मुझे सुनाई थी और शायद इसलिए भी क्योंकि वो मेरे दादा की मौत की कहानी थी। लेकिन सच कहूं, असली वजह ये नहीं है। टीवी पर या कभी किसी पब्लिक जगह पर लोग भूत प्रेत या एलियंस के बारे में बातें करते सुनाई दे जाते हैं और दिमाग में तुरंत एक ही बात आती है, बकवास है, लोग बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, कोई मजाक कर रहा होगा। पर फिर एक ऐसी घटना होती है जो सारे टुकड़े जोड़ देता है और वो बातें जिन्हें आप अब तक हंसी में टालते थे अचानक सच्चाई लगने लगती है। जैसा कि मैंने कहा, यह कहानी मेरे डैड ने मुझे सुनाई थी। वो कसम खाकर कहते कि सब सच है, मगर मैं कभी उन पर यकीन नहीं करता था। लेकिन जब मैंने इंटरनेट खंगालना शुरू किया तो धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। मुझे ऐसी और भी कहानियां मिली, बिल्कुल वैसी जैसी मेरे डैड ने बताई थी। और फिर ज्यादा वक्त नहीं लगा मुझे मानने में कि रेक की कहानी सच है। डैड ने उसे कभी रेक नहीं कहा, उन्होंने तो उसे सिर्फ एक नाम दिया था, स्किन वॉकर, एक पुरानी नवाखो दंत कथा के हिसाब से जो उन्हें उनके दादा ने सुनाई थी। और अब मैं तुम्हें वही कहानी सुनाने वाला हूं जो उन्होंने मुझे सुनाई थी। हम लोग उस रात शिकार पर निकले थे। हम कोयोट मारते थे। एक खाल के $50 मिलते थे। ओहायो के जिस डेयरी फार्म पर हम रहते थे वहां कभी कभी बछड़े मर जाते थे। पैसों की सख्त जरूरत रहती थी, इसलिए रात रात भर शिकार करना हमारी आदत थी। कभी कभी हिरण भी मिल जाता तो मार लेते। मकान मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि हमारे लिए खाने का इंतजाम हो जाता। उस रात शिकार खत्म करने के बाद हम हमेशा की तरह पैदल ही लौट रहे थे। न गाड़ी थी न कोई और सहारा। वापस आने का एक ही रास्ता था, जंगल के बीच से होकर। तभी हमें दिखा खून, हर जगह खून, पेड़ों पर छींटे, घास पर धब्बे। ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। हमने पहले सोचा कोयोटों का झुंड होगा। कई बार वो इकट्ठा होकर हिरणों पर हमला कर देते थे, लेकिन ये वैसा नहीं था। डैड का कहना था शिकारी जानवर साफ सुथरे तरीके से मारते हैं, बीमार, बूढ़े या कमजोर को चुनते हैं, उसे कोने में घेरते हैं और आखिर में झुंड का अल्फा उसका गला चीर देता है। एक झटके में काम खत्म। लेकिन यहां नजारा अलग था। 3 लाशें बिखरी पड़ी थीं, कहीं सिर पड़ा था, कहीं टांग, कहीं पूरा धड़। शिकारी ऐसा नहीं करते, वो मजे के लिए नहीं मारते। जो भी था उसने खाने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए मारा था। डैड ने कहा, तू घर जा, उनके हिसाब से ये जंगली कुत्तों का झुंड रहा होगा। लेकिन मैं अकेला 2 मील का जंगल पार करके घर कैसे जाता? मेरे पास बस 1.22 कैलिबर की राइफल थी और जेब में छोटा चाकू। मैं तब सिर्फ 13 साल का था। डैड के पास शॉटगन थी। मैंने जिद की कि मैं भी साथ रहूंगा और फिर हमने उस चीज के निशान तलाशने शुरू किए। निशान ढूंढना मुश्किल नहीं था, हर जगह खून ही खून था। या तो उसने हिरण को घसीटा था या उसे घायल करके छोड़ दिया था। उस रात पहली बार मैंने डैड को डरे हुए देखा। हमें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। मैंने दुनिया भर के जंगलों में वक्त बिताया है, लेकिन वैसी आवाजें फिर कभी कहीं नहीं सुनी। हिरण, लोमड़ी, खरगोश, पक्षी सब ऐसे चीख रहे थे जैसे किसी ने उन्हें डरा दिया हो। रात के 12 या 1 बजे थे। उस वक्त तो सिर्फ लोमड़ी या कुछ पक्षी ही चलते हैं, पर यहां सब जानवर जागे हुए थे। पंछियों के झुंड पेड़ों से टकरा टकरा कर भाग रहे थे। हमने कोयोटों का झुंड भी देखा। पहले लगा वही है, पर वो तो हमारी तरफ भागते हुए आ रहे थे। हमें देखकर भी नहीं रुके, सीधे निकल गए। फिर हिरण भागे, खरगोश भागे, लोमड़ी, जंगली सुअर सब भाग रहे थे। हम समझ गए थे कि जिस चीज का पीछा हम कर रहे हैं उससे सब जानवर डर रहे हैं, पर हम फिर भी नहीं रुके। डैड जिज्ञासु थे, हमेशा मुसीबत का सामना करने वाले, और मैं उनके पास ही रहना चाहता था।
आखिर हम एक खाली मैदान पहुंचे। पहले वहां सोयाबीन बोई जाती थी, पर उस वक्त खाली पड़ा था, मिट्टी का खुला मैदान। वहां हमें जमीन पर पैरों के हल्के निशान नजर आए, जैसे किसी छोटे जानवर के हों। उसका वजन 100 पाउंड से ज्यादा नहीं होगा, पर वजन से डरावनी चीजें तय नहीं होती। मैंने 40 पाउंड के बॉबकैट को इंसान का गला चीरते देखा है। निशान हमें पहाड़ी पर बने एक पुराने स्कूल तक ले गए। आधा हिस्सा तूफान में गिर चुका था, कोई वहां रहता नहीं था। कभी कभी नशेड़ी या बेघर लोग शरण लेते थे। शुरू में लगा शायद वहीं होंगे, पर जल्द ही समझ आ गया कि ऐसा नहीं है। 50 गज दूर पहुंचते ही हमने एक आवाज सुनी, एक अजीब सी चीख, जैसे कोई एक ही वक्त पर चीख भी रहा हो और गुर्रा भी रहा हो। 20 गज दूर पहुंचकर हमने और साफ सुना, जैसे कोई पानी से भरी बाल्टी को झुला रहा हो और साथ में कागज फाड़ रहा हो। डैड झुके और मुझे इशारा किया कि उनके पीछे रहूं। उनका प्लान था, जैसे ही दिखे गोली मारे और तब तक मारे जब तक हिले नहीं। मैं उनके कंधे से झांक रहा था और तभी हमने उसे देखा। वो झुका हुआ था, किसी जानवर का मांस नोच रहा था। खून दीवारों पर चिपका था, चांदनी में चमक रहा था। वो इंसान जैसा दिखता था, पर इंसान नहीं था। उसके हाथ पांव इंसानों जैसे थे, मगर बैठने का अंदाज बंदर जैसा था। उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं, सिरों पर नुकीले पंजे। उसकी त्वचा इतनी पीली जैसे धूप में झुलसा हुआ सफेद कागज। डैड रुके। उन्होंने गोली नहीं चलाई। शायद वो समझ रहे थे कोई इंसान है। उन्होंने गला खंखारा ताकि वो मुड़े, और उसी पल पूरा जंगल शांत हो गया। चारों तरफ भयानक सन्नाटा छा गया, और फिर उसने मुड़कर देखा। उसकी चीख ने मेरी रीढ़ जमा दी। वो डैड पर कूद पड़ा। मैंने डैड को बचाने की कोशिश की। मैंने .22 कैलिबर राइफल से 5 गोलियां उस पर दागी, मगर वो हिला तक नहीं। मैं बंदूक की बट से मारने लगा, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो डैड को नोचता गया। पहले पेट फाड़ा, फिर गला, आंखें उखाड़ी, सिर की खाल उधेड़ी, जबड़े तोड़े, पसलियां चीर दी। मुझे बस इतना याद है कि किसी तरह डैड का चाकू उसके कंधे में ढंसा, और अगले ही पल मैं डैड को पीठ पर उठाकर भाग रहा था। पीछे से उसकी चीखें गूंज रही थीं, पेड़ों की डालियां टूट रही थीं, हर आवाज ऐसे जैसे कोई कुल्हाड़ी से पेड़ चीर रहा हो। पर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिरकार मैं लड़खड़ाता हुआ खेत के किनारे जा गिरा। सामने मकान मालिक और उसके दोस्त आग के पास बैठे शराब पी रहे थे। मैं चीखते रोते उनके पास पहुंचा। बोला, एम्बुलेंस बुलाओ। मकान मालिक पहले मेरी तरफ देखता है, फिर मेरे कंधे पर रखी चीज को देखता है और कहता है, ये तेरी पीठ पर क्या है? नीचे देखा तो डैड थे, या कहूं डैड का जो बचा खुचा हिस्सा था, आधा धड़ और सिर का टुकड़ा। उसी वक्त वो चीख-आट फिर गूंजी। मकान मालिक ने मुझे पकड़कर घर के अंदर फेंक दिया। डैड जमीन पर गिरे। मैं उन पर टूट पड़ा, रोता खींचता, सोचता शायद बच जाए, पर वो तो उसी जंगल में मर चुके थे। घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए गए। सब बंदूकें निकाल लाए, लाइटें जला दी। किसी ने पुलिस बुला ली, बोले 15 मिनट में आएगी। तभी खिड़की से हमने उसे देखा। वो आग के सामने से गुजरा, लंबा, दुबला, सफेद और झुका हुआ। किसी ने कहा, यह बंदर जैसा दिखता है। अगले ही पल खिड़की टूटी। हमने सोचा वही है, गोली चलाई, लेकिन नहीं, वो तो मकान मालिक का कुत्ता था। उसका धड़ यहां था, मगर सिर और टांगें कहीं और। अब सब और घबरा गए। दरवाजों खिड़कियों के आगे सामान ठूंस दिया, पर तभी गैराज से आवाजें आने लगी। धातु फट रही थी, कांच टूट रहा था। हमने दरवाजे के सामने टीवी और सोफा पटक दिया। कुछ देर तक धमाका होता रहा, फिर शांति छा गई। लेकिन वो शांति वैसी नहीं थी जैसी पहले जंगल में आई थी। इसमें आवाजें थीं, धीमी खरोंच, लकड़ी चरमराने की। अचानक ऊपर से शीशे के टूटने की आवाज आई, और फिर उसकी वही चीख, अब की बार और पास। वो घर के अंदर था। हम सब ऊपर की तरफ दौड़े। वहां एक ही दरवाजा था। ठीक उसी समय वो भी उसी दरवाजे पर था। 4-5 आदमी मिलकर दरवाजा धकेल रहे थे। वो भी धकेल रहा था। दरवाजा कांप रहा था। उसके हाथ अंदर घुसे। किसी ने शॉटगन तानकर उसकी कलाई पर गोली दागी। हाथ अलग होकर गिर पड़ा, पर उससे वो और गुस्से में आ गया। दरवाजा टूटने ही वाला था। किसी ने कहा, सिर नीचे कर लो। अगले ही पल दरवाजे का ऊपर का हिस्सा उड़ गया। गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजी। हवा में लकड़ी की किरचें बिखरी
और खून की गंध आने लगी। फिर कुछ भी नहीं। पुलिस आई, पर तब तक सूरज निकल चुका था। मुझे अस्पताल ले जाया गया। बहुत लोगों ने मुझसे पूछताछ की, पर मैंने कुछ नहीं कहा। महीनों तक कुछ नहीं बोला। जब मैं बड़ा हुआ तो मकान मालिक के साथ फॉर्म पर काम करने लगा, पर हम दोनों कभी उस रात का जिक्र नहीं करते थे। जब मैं 19 साल का हुआ तो आर्मी में भर्ती होने से पहले मकान मालिक ने मुझे शराब पिलाई। मैंने उससे पूछा, उस रात के बारे में पुलिस ने क्या कहा? उसने जवाब दिया, जंगली जानवर, शायद कोई भेड़िया या भालू। मैंने पूछा, तो फिर वो हाथ, उसका क्या हुआ? वो चुप हो गया। बोला, वो हाथ कभी स्टेशन पहुंचा ही नहीं। वो पुलिस वाला मारा गया और हाथ गायब हो गया। इसके बाद मैंने उस मकान मालिक को फिर कभी नहीं देखा। जब मैं ट्रेनिंग में था वो गायब हो गया। लोगों ने कहा कर्ज में था और भाग गया, पर मुझे पता है ये इतनी सीधी बात नहीं थी। मैंने उन जंगलों की तरफ कभी कदम नहीं रखा। और फिर मेरे पिता, मां के मरने के बाद शायद उन्हें लगा खोने को कुछ नहीं बचा। वो उसी जंगल में लौटे, शायद उसी से बदला लेने, पर वो कभी वापस नहीं आए। FBI आई, जांच पड़ताल का दिखावा किया, पर मुझे पता था कि वो सच में तलाश नहीं कर रहे। वो कभी नहीं मिले। और यही थी मेरे पिता की कहानी, रेक की, या कहो स्किन वॉकर की। मुझे आज तक नहीं पता कि वो क्या था, पर मैं इतना जरूर जानता हूं, वो अब भी वहां है। मैं हमेशा से यही मानता था कि ये दुनिया सुरक्षित है। भूत प्रेत, अंधविश्वास, टोना टोटका, ये सब बस पुरानी कहानियां हैं जिन्हें लोग रात में बच्चों को डराने के लिए सुनाते हैं। स्किन वॉकर, वेंडिगो, शेप शिफ्टर्स, इनके नाम मैंने सुने थे, लेकिन मेरे लिए ये सब हॉरर फिल्मों की स्क्रिप्ट से ज्यादा कुछ नहीं थे। किताबों और इंटरनेट पर पढ़ी हुई बातें जो सुनने में दिलचस्प लगती थीं, मगर हकीकत से उनका कोई लेना देना नहीं था। मेरे हिसाब से जिंदगी का असली डर बिलों का न भरना, नौकरी खो देना या फिर अकेलेपन से लड़ना है। बाकी सब तो बस दिमाग का खेल है। फिर एक दिन खबर आई, मेरे अंकल एलिजाह की मौत हो गई। उनकी कोई पत्नी नहीं थी, न ही बच्चे। जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा उन्होंने अकेले ही बिताया था। लोग कहते थे वो अजीब थे, ज्यादा मेलजोल पसंद नहीं करते थे और अक्सर हफ्तों तक पहाड़ों के उस केबिन में गुम रहते थे जो उनकी मौत के बाद मुझे विरासत में मिला। वो केबिन वायोमिंग के पहाड़ों में एक छोटे से टाउन के बाहर घने जंगलों के बीच था। मां हमेशा वहां जाने से रोकती थीं, कहती थीं कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। सच कहूं तो नौकरी का दबाव, कर्ज का बोझ और गर्लफ्रेंड से हुए ब्रेकअप ने मुझे अंदर से बिल्कुल खाली कर दिया था। मैं शहर के शोर शराबे से दूर कुछ दिन अकेले बिताना चाहता था। फिर अक्टूबर की शुरुआत में मैंने अपनी कार निकाली और केबिन में कुछ दिन रहने के लिए निकल गया। रास्ता लंबा था, लेकिन जितना आगे बढ़ता गया उतना ही शहर की हलचल पीछे छूटती चली गई। धूप पेड़ों के बीच से छनकर सड़क पर गिर रही थी और कभी कभी कोई हिरण या खरगोश सड़क पार कर जाता। मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया की तरफ जा रहा हूं। रास्ते में कई छोटे छोटे कस्बे आए। वहीं एक पुराने से डाइनर में मैंने कॉफी पीने के लिए गाड़ी रोकी। डाइनर छोटा था, लकड़ी की टेबलें और कोनों में लगे जूक बॉक्स से धीमी आवाज में कोई गाना बज रहा था। मैंने ऑर्डर दिया तो वेट्रेस, जो लगभग मेरी ही उम्र की लग रही थी, अचानक पूछ बैठी, क्या आप जंगल के पास वाले केबिन जा रहे हैं? उसके सवाल पर मैं चौंक गया। मैंने हां में सिर हिलाया। वो मुझे कुछ पल तक अजीब नजरों से घूरती रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन खुद को रोक लिया। फिर बिना एक शब्द बोले मुड़कर चली गई। उस वक्त मुझे अजीब जरूर लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा शायद छोटे टाउन के लोग अजनबियों के बारे में जिज्ञासु होते हैं, या शायद मेरे अंकल का नाम वहां अब भी किसी को याद था। मैं जंगल के रास्ते से गुजरते हुए उस केबिन तक पहुंचा। केबिन बहुत पुराना लग रहा था। दीवारों पर गहरी दरारें थीं, लकड़ी का रंग फीका पड़ चुका था और छत झुकी हुई थी, जैसे किसी भी पल गिर जाएगी। मगर इन सब से भी ज्यादा अजीब था वहां का सन्नाटा। न पंछियों की चहचहाहट, न पत्तों के हिलने की सरसराहट, बस गहरी घुटन भरी खामोशी। ऐसी खामोशी जैसे कोई परछाइयों में छिपकर चुपचाप मुझे देख रहा हो। पहले कुछ दिन शांति से बीत गए। केबिन बहुत पुराना था, जगह जगह धूल जमी थी, फर्श चरमराता था
और हर कोने से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। मैंने तय किया कि थोड़ा थोड़ा करके सामान समेटूंगा। जब मैं ऊपर के शेल्फ साफ कर रहा था, तभी धूल के गुबार में से एक पुरानी चमड़े से बंधी डायरी गिर पड़ी। उसका कवर पीला पड़ चुका था, किनारे फट गए थे और बीच बीच में नमी से पन्ने चिपक गए थे। पहले तो मैंने सोचा ये बस मेरे अंकल की कोई पुरानी नोटबुक होगी, लेकिन जैसे ही मैंने उसके पन्ने पलटने शुरू किए, मेरे हाथ ठिठक गए। उसमें रोजमर्रा की बातों के बजाय ऐसी बातें लिखी थीं जिन्हें पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाएं, जैसे किसी अंधेरे रहस्य की परतें खुल रही हों। पन्नों में बार बार एक ही शब्द आता था, खाल चुराने वाले। कहीं कहीं कुछ अनजान भाषा के प्रतीक बने थे जिन्हें मैं समझ भी नहीं पा रहा था। और फिर एक लाइन ने मेरे पूरे शरीर में ठंडक भर दी। वो शैतान रूप बदलता है, जिसे देखता है उसी का चेहरा अपनी पहचान बना लेता है। क्या बकवास है। मेरे अंकल शायद सच में सनक गए थे, मैंने खुद से कहा और वो डेयरी टेबल पर रख दी। लेकिन 5वीं रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे यकीन को हिला दिया। घर के पीछे कीचड़ में मुझे इंसानी पैरों के निशान दिखाई दिए, लेकिन उनकी उंगलियां बहुत लंबी और अजीब तरह से टेढ़ी थीं। देखने में ऐसा लग रहा था मानो आधा इंसान और आधा जानवर हों। मैं कुछ देर झुककर उन्हें देखता रहा, फिर हिम्मत करके निशान का पीछा करने लगा। निशान मुझे धीरे धीरे पेड़ों के बीच घने जंगल में ले गए और फिर निशान अचानक खत्म हो गए, जैसे जो भी था वह चलते चलते गायब हो गया हो। मैं कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे पेड़ों के बीच काले साए जैसा कुछ हिल रहा हो, मगर साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ना जाने क्यों, मगर मेरे दिल ने तुरंत वहां से भागने को कहा। मैं तेजी से केबिन लौटा और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। फिर उसी रात जब मैं फायरप्लेस के पास बैठा था, अचानक दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें हुई। मुझे लगा कोई राह भटका हुआ यात्री होगा। मैंने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल बाद बरामदे की पुरानी लकड़ी धीरे धीरे चरमराने लगी, मानो कोई बेहद हल्के कदमों से वहां टहल रहा हो। और फिर अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरी नजर सीधी चौखट के सामने पड़ी एक चीज पर अटक गई। वहां एक मरी हुई लोमड़ी पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह फटी हुई थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे देखकर इंसान पागल हो जाए। शरीर अकड़ा हुआ, टांगें अजीब कोण पर मुड़ी हुई और मुंह आधा खुला। उसके जबड़ों के बीच एक काला चिकना पत्थर दबा था। वह पत्थर अजीब था, मानो अभी अभी किसी ने आग से निकाला हो। हल्की गर्माहट उसकी सतह से उठ रही थी। मैंने उसे छूने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसके आसपास की बर्फ हल्की सी पिघली हुई थी। मैंने ध्यान दिया कि खून की कोई बूंद जमीन पर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोमड़ी को मारकर यहां रखा गया हो, सिर्फ मुझे दिखाने के लिए। मैंने लोमड़ी को कांपते हाथों से उठाया और पास की झाड़ियों में फेंक दिया। फिर मैं पास के कस्बे चला गया। वहां पहुंचकर मैंने कुछ लोगों से हिम्मत करके स्किनवॉकर जैसी बातों का जिक्र किया, लेकिन सबने चुप्पी साध ली, जैसे उन्होंने सुना ही ना हो या सुनना ही ना चाहते हों। फिर भीड़ के बीच से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मेरे पास आया। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और चेहरा थका हारा लग रहा था। उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, तुम गलत जगह आ गए हो बच्चे। जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे अंकल के साथ हुआ था। उसके शब्द मेरे कानों में ठंडी हवा की तरह गूंजे। मैंने घबराकर पूछा, आपको मेरे अंकल के बारे में कैसे पता? बूढ़ा चुप रहा, बस कुछ देर तक बिना पलक झपकाए मुझे घूरता रहा, ऐसे जैसे उसकी आंखों में कोई पुराना रहस्य कैद हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बिना कुछ कहे वहां से निकल पड़ा। शाम तक मैं वापस केबिन पहुंच चुका था, थका हुआ, मगर उस अजीब मुलाकात का बोझ अब भी मेरे सीने पर दबाव डाल रहा था। उसके बाद फिर मुझे अजीब सपने आने शुरू होने लगे। मैं खुद को कई बार ठंड में नंगे पैर जंगल में खड़े पाता या अपनी ही आवाज पेड़ों से आती सुनता। कभी आईने में देखता तो मेरे होंठ हिल रहे होते, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रहा होता। धीरे धीरे मेरे अंकल की डायरी में लिखी हर चीज मुझे सच लगने लगी। वही अजीब बीमारी, वही बेचैनी मुझे भी महसूस होने लगी जो मेरे अंकल को हुई थी। डायरी में उन्होंने एक जीव के बारे में लिखा था जो उस इंसान का रूप धारण कर लेता है जिसे वो बहुत दिनों तक देखता है। और फिर 11वीं रात, आसमान पर बादल छाए थे, हवा खिड़कियों को हिला रही थी और जंगल से आती टहनियों की खड़खड़ाहट पूरे केबिन में गूंज रही थी। उसी अंधेरे में मैंने एक आवाज सुनी,
मेरे अंकल की आवाज, मुझे अंदर आने दो, जेम्स। धीरे धीरे मैंने खिड़की की तरफ नजर घुमाई और वहां कांच के पार अंधेरे में उनका चेहरा झांक रहा था। लेकिन वो चेहरा वैसा नहीं था जैसा मुझे याद था। आंखें अस्वाभाविक रूप से बड़ी, मुस्कान इतनी चौड़ी जैसे किसी ने उनकी त्वचा खींचकर जबड़ों तक फैला दी हो। उंगलियां बेहद लंबी और पतली, जैसे हड्डियों पर खाल छड़ी हो। काले नुकीले नाखून शीशे पर धीरे धीरे खुरच रहे थे। मैं जड़ हो गया, सांसें रुक गईं। तभी वो आवाज फिर आई, अंदर आने दो मुझे। लेकिन इस बार आवाज अलग थी। वो मेरी ही आवाज थी। खिड़की के बाहर वही चेहरा अब मेरे हाव भाव की नकल कर रहा था। आंखें बिल्कुल मेरी जैसी, होंठ भी, मगर अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान के साथ। उस क्षण मेरे पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी आत्मा को छू गया हो। मैं घबराकर अंधेरे जंगल में भागा। हर मोड़ पर मुझे लगा कोई मेरे पीछे है। कभी कदमों की आहट पास आती, कभी पेड़ों के बीच परछाइयां सरसराती। मैं लगातार दौड़ता रहा, तब तक दौड़ता रहा जब तक फेफड़े जलने नहीं लगे और पैरों से ताकत जाती न रही। ठंड और थकान से मेरा शरीर जवाब दे चुका था। आखिरकार मैं एक बड़े पत्थर के नीचे गिर पड़ा। वहीं ठिठुरते हुए मैंने पूरी रात काटी। नींद तो आई ही नहीं। हर हल्की सी आहट, हर पत्ते की सरसराहट पर मैं कांप कर उठ बैठता। सुबह होते ही मैं लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा और किसी तरह एक रेंजर स्टेशन पहुंचा। कांपती आवाज में मैंने पूरी कहानी बयां कर दी। रेंजर उसी वक्त मेरे साथ केबिन तक गया। उसने हर कोना कोना देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई चेहरा, ना कोई निशान, ना ही वो पत्थर। मगर मैं जानता था, मैंने जो देखा था वो सच था। और सच ये था, वो अब भी कहीं बाहर मेरी ही शक्ल में इंतजार कर रहा था। मैं अब शहर लौट आया हूं। घर में मौजूद हर एक आईना हटा दिया है, फोन नंबर बदल दिया है। मैं अब किसी से मिलता नहीं। मैंने सोचा मैं जितना लोगों से दूर रहूंगा उतना ही सुरक्षित रहूंगा। लेकिन पिछले हफ्ते रात के ठीक 3:12 पर मैंने खुद को अपने ही दरवाजे के पास खड़ा देखा। दरवाजा आधा खुला था। मुझे याद नहीं कि मैं कब नींद से उठा और वहां कैसे पहुंच गया। मगर उससे भी डरावनी बात यह थी कि जब मैंने सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज देखी तो उसमें कुछ भी नहीं था। मेरा नाम रे मार्टिनेज है। कुछ समय पहले तक मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हुआ करता था। बचपन से ही मुझे जंगलों, पहाड़ों और वीरान रास्तों से लगाव था। शायद इसी वजह से मैंने यह नौकरी चुनी थी। मुझे हमेशा लगता था कि जंगलों की खामोशी में एक अनोखी शांति होती है। चिड़ियों की चहचहाहट, हवा में हिलती शाखाएं और कभी कभी बहते झरनों की गूंज, ये सब मुझे सुकून देते थे। लेकिन मैं यह भूल गया था कि जंगल सिर्फ खूबसूरती और सुकून का नाम नहीं है। वहां ऐसी चीजें भी छिपी होती हैं जिनके बारे में लोग सिर्फ कहानियां सुनते हैं और हंसकर टाल देते हैं। मैंने ऐसी चीजों को करीब से देखा और महसूस किया, और यही वजह है कि मुझे समय से पहले अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। मेरी शिफ्ट सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ करती थी। दिन का वक्त आसान लगता था। धूप रहती थी, रास्तों पर कभी कभार सैलानी या शिकारी दिखाई दे जाते थे और जंगल उतना डरावना नहीं लगता था। पत्तों की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट और हवा की हल्की ठंडी लहर, ये सब माहौल को जीवंत बनाए रखते थे। लेकिन एक दिन हालात बदल गए। हमारे डिवीजन में अचानक नाइट शिफ्ट का काम मेरे हिस्से आ गया, क्योंकि रात की ड्यूटी संभालने वाले एक सीनियर रेंजर ने अचानक अपनी नौकरी छोड़ दी थी। उसने कभी कारण नहीं बताया। किसी ने पूछने की कोशिश की भी तो बस इतना कहा, अब मुझसे यह काम नहीं होगा। पर सच तो यह था कि ऐसा करने वाला वह अकेला नहीं था। पिछले कुछ हफ्तों में नाइट शिफ्ट करने वाले कई रेंजर्स अपनी अपनी नौकरी छोड़कर चले गए थे। कुछ ने ट्रांसफर ले लिया तो कुछ ने पूरी तरह फॉरेस्ट सर्विस ही छोड़ दी। और अब हालात ऐसे थे कि नाइट शिफ्ट का काम हमें, यानी बचे हुए कुछ रेंजर्स को ही करना था। मैंने पहले कभी जंगल में नाइट शिफ्ट नहीं की थी, इसीलिए मेरे अंदर हल्का सा डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा रोमांच भी। मुझे लगता था कि शायद यह मेरे करियर का नया अनुभव होगा। मैंने खुद को समझाया, जंगल तो वही है, दिन में जैसा दिखता है रात में भी वैसा ही रहेगा। फर्क सिर्फ अंधेरे का है। मुझे रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ड्यूटी करनी थी।
रात में ड्यूटी करना आसान नहीं था, इसलिए मैं अपने साथ कुछ कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्स ले आया था। उस रात मुझे एक वॉच टावर पर ड्यूटी करनी थी। मैं 10 बजे से कुछ पहले ही टावर पर पहुंच गया। उस वक्त चारों तरफ घुप अंधेरा छा चुका था। टावर काफी ऊंचा था और उसके आसपास का पूरा इलाका घने जंगल से घिरा हुआ था। चारों तरफ ऐसे ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, मानो किसी प्राचीन दीवार ने इस जगह को घेर रखा हो। बस एक ही साफ रास्ता था जो सीधे टावर तक आता था। वह रास्ता जंगल के बीच से सीधा निकलता हुआ टावर तक पहुंचता था। बाकी चारों ओर बस अंधकार और पेड़ों की परछाइयां फैली थीं। टावर के बिल्कुल बगल में एक छोटा सा तालाब था, जिसके पानी की सतह पर मोटी हरी काई जमी हुई थी। तालाब स्थिर था, लेकिन उसमें से उठती नमी और सड़ी हुई गंध माहौल को और भारी बना रही थी। कभी कभी उस काई पर कोई मेंढक हल्की सी हरकत करता तो पानी में लहरें उठ जाती और फिर धीरे धीरे शांत हो जाती। मैं धीरे धीरे लोहे की पुरानी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। सीढ़ियों से निकलती चरमराहट की आवाज मानो जंगल की खामोशी को चीर रही थी। नीचे तालाब से आती मेंढकों की टर टर और आसपास कीड़ों की भनभनाहट हवा में गूंज रही थी। बीच बीच में किसी उल्लू की हूक सुनाई देती, जो माहौल को और भी डरावना बना देती थी। उस आवाज में एक ऐसी ठंडक थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठती। आखिरकार मैं ऊपर पहुंच गया। वहां जाकर मैंने कैबिन का ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन गुच्छे में दर्जनों चाबियां थीं और मुझे अंदाजा नहीं था कि उनमें से कौन सी उस ताले की होगी। एक एक करके मैंने चाबियां आजमाना शुरू किया। हर बार ताले का घूम कर रुक जाना मुझे बेचैन कर रहा था। कुछ मिनटों बाद आखिरकार एक चाबी ताले में फिट हो गई और क्लिक की आवाज के साथ ताला खुल गया। मैंने राहत की सांस ली और दरवाजा खोलकर केबिन के अंदर कदम रखा। वह एक छोटा सा चौकोर कमरा था, जिसकी 3 दीवारें मोटे शीशे की बनी हुई थीं। उन शीशों से पूरा जंगल साफ दिखाई देता था। चौथी दीवार लकड़ी की थी, जिसमें वह दरवाजा बना था जिससे मैं अंदर आया था। दूर से देखने पर केबिन किसी पिरामिड जैसा लगता। मेरे बाएं हाथ की तरफ एक छोटा सा बेड रखा था। उसके पास की टेबल पर एक पुरानी फ्लैशलाइट और एक लैंप रखा हुआ था। दाईं ओर कम्युनिकेशन स्टैंड था, जिसमें रेडियो फोन और कुछ अन्य उपकरण लगे हुए थे। यही कम्युनिकेशन स्टैंड हर टावर में होता है, ताकि आपातकालीन स्थिति में तुरंत स्टेशन से संपर्क किया जा सके। कम्युनिकेशन स्टैंड के पास ही एक छोटा सा फ्रिज और माइक्रोवेव रखा था, जो उस छोटे से किचन का हिस्सा था। वहीं एक कैबिनेट भी थी। ऊपर वाले दराज में कुछ चिप्स और बिस्किट रखे हुए थे, लेकिन नीचे वाला दराज पता नहीं क्यों खुल ही नहीं रहा था। शायद उसमें सफाई का सामान या कोई पुराना वैक्यूम क्लीनर रखा होगा। मैंने सबसे पहले कम्युनिकेशन स्टैंड के पास जाकर वहां लगे इंस्ट्रूमेंट्स चेक किए। टेस्टिंग के लिए मैंने रेंजर स्टेशन के चैनल पर कॉल किया, यह देखने के लिए कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। मुझे पता था कि इस वक्त पूरे जंगल में मेरे अलावा स्टेशन पर सिर्फ डैनी ही मौजूद है। हेलो डैनी, लगता है आज इस जंगल में काम करने वाले बस हम 2 ही लोग हैं। लेकिन रेडियो पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद वह टॉयलेट गया होगा, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने वहां रखी फ्लैशलाइट उठाई और कैबिनेट का दराज खोलकर उसमें से बाइनोक्यूलर्स निकाल लिए। फिर बाहर बालकनी में चला गया ताकि चेक कर सकूं कि कहीं आसपास कोई आग लगने वाला सामान तो नहीं पड़ा। सब कुछ चेक करने के बाद मैं वापस आया और एक कुर्सी लेकर शीशे की दीवार के सामने बैठ गया। किचन से मैंने बिस्किट का पैकेट भी निकाल लिया था। अब मैं आराम से कुर्सी पर बैठा, बाहर फैले अंधेरे को ताकते हुए धीरे धीरे बिस्किट खाने लगा। कुछ देर बैठे रहने के बाद मैंने बाइनोक्यूलर्स उठाया और दूर जंगल में देखने लगा। कई देर तक देखने के बाद भी मुझे जंगल में कोई भी जंगली जानवर दिखाई नहीं पड़ा। जानवर तो दूर, मुझे आसमान में कोई परिंदा तक नजर नहीं आ रहा था। मुझे थोड़ा अजीब तो जरूर लगा, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद रात में जानवर या परिंदे बाहर नहीं निकलते होंगे। खैर, मैंने अपने बाइनोक्यूलर्स को दूसरी तरफ जंगल के बिल्कुल आखिरी छोर की तरफ घुमाया। मैं उस तरफ देख ही रहा था कि अचानक मुझे वहां दूर पेड़ों के बीच कुछ अजीब दिखाई दिया। पहली नजर में वो किसी स्नोमैन जैसा लग रहा था, लेकिन यह तो गर्मियों का मौसम था। एक पल के लिए मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने फिर से ध्यान से देखा तो पता चला कि वह कोई स्नोमैन नहीं था, बल्कि एक लड़का था जिसने स्नोमैन का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। वह वहां खड़ा था, सीधा, बिल्कुल मेरी तरफ देखता हुआ, जैसे कि वह इतनी दूर से भी मुझे साफ देख पा रहा हो।
मुझे लगा शायद वो वहां लोगों को प्रैंक करने आया होगा। मैंने उसके आसपास देखा, लेकिन वहां और कोई नहीं था और उस वक्त रात के करीब 11 बजने वाले थे। इतनी रात को प्रैंक? नहीं, कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने बाइनोक्यूलर्स नीचे किया और रेडियो स्टैंड के पास जाकर डैनी को कॉल किया। डैनी, डैनी, तू बाथरूम से निकला या अभी भी अंदर ही घुसा हुआ है? मैंने हंसते हुए कहा, देख, यहां साउथ ईस्ट ट्रैक्टर लाइन में मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है। शायद किसी स्नो कॉस्ट्यूम में लोगों को डराने आया है। जरा चेक करके आ, ठीक है? ठीक है, मैं चेक करके आता हूं, डैनी बोला। फिर मैंने रेडियो ऑफ किया और अपनी वॉकी टॉकी उठाकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। मैंने फिर से बाइनोक्यूलर्स उठाए और उस लड़के को देखने लगा, लेकिन अब वो वहां नहीं था। वो तो जैसे अचानक गायब हो चुका था। मैंने सोचा अगर यह लड़का जंगल के अंदर चला गया है तो इसको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। उसी वक्त मैंने वॉकी टॉकी उठाई और डैनी को फिर से कॉल किया। डैनी, कहां हो? मैं साउथ ट्रैक्टर की तरफ जा रहा हूं। यार, वो लड़का यहां नहीं है, जरा उस जगह के आसपास भी देख लेना। ठीक है, लेकिन मुझे बताना वो तुझे किस तरफ दिखाई दिया था, डैनी बोला। थोड़ी देर में मैं उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी टॉवर से देख पा रहा था। उसने हाथ हिलाकर इशारा किया कि वो पहुंच गया है। मैंने इशारे से जवाब दिया। हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने कहा। तो वो लड़का बिल्कुल इसी जगह पर था, डैनी बोला। हाँ, बिल्कुल यहीं, लेकिन अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैंने जवाब दिया। शायद वो चला गया है, डैनी बोला। लगता तो ऐसा ही है। चल कोई नहीं, तू वापस आ जा। अगर वो फिर से मुझे दिखाई दिया तो इस बार मैं सीधे पुलिस को कॉल कर दूंगा। ठीक है, मैं स्टेशन पर वापस जा रहा हूं। इतना कहकर डैनी ने कॉल कट कर दिया। अब उस जगह पर सिर्फ घुप अंधेरा ही बाकी था। मैंने फिर रेडियो में बोला, हेलो डैनी, हेलो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर बालकनी में गया और जिस तरफ डैनी खड़ा था उस तरफ जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। मुझे पता था मेरी आवाज इतनी दूर पहुंच पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं उसे पुकारता रहा। 2-3 बार आवाज लगाने के बाद मैं वापस अंदर आ गया, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि जब मैं बाहर बालकनी में था तो मुझे जंगल से कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। नीचे तालाब में मौजूद मेंढकों की टर टर बंद हो चुकी थी। कीड़ों और पतंगों की आवाज भी गायब थी। यहां तक कि हवा से पत्तों के हिलने की सरसराहट तक सुनाई नहीं दे रही थी। पूरे जंगल में जैसे सब कुछ थम गया था। एक अजीब सी मनहूस खामोशी चारों तरफ फैल गई थी, सिवाय मेरी अपनी धड़कन के, जिसे मैं अपने कानों में साफ साफ सुन पा रहा था। मैंने टॉर्च उठाई और नीचे जंगल की तरफ रोशनी डाली। डैनी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब मेरा दिमाग इतना नर्वस हो चुका था कि मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मुझे हिलने से भी डर लग रहा था। लग रहा था कि किसी भी पल कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन मुझे कुछ करना था और वह भी जल्दी। मैं मुड़ा और जैसे ही नजर सीढ़ियों पर पड़ी, दिल जोर से धड़क उठा। ऐसा लगा मानो मेरी जान हलक में लटक गई हो। सीढ़ियों के नीचे तालाब के पास एक औरत खड़ी थी। वह पतली और असामान्य रूप से लंबी दिख रही थी। उसका पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ था। लंबे काले बाल उसके टेढ़े मेढ़े पैरों तक लटक रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उसका वह मुंह इतना चौड़ा और भयानक था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई सांप अपने शिकार को निगलने से पहले उसे फैलाता है। मैं ऊपर खड़ा उसे देख ही रहा था कि अचानक उसने अपने उस फटे हुए मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। चीखते हुए वह तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसे ऊपर आते देख मेरी रूह कांप उठी। डर और शौक के बीच मैं तुरंत ही भागकर केबिन के अंदर घुस गया और जल्दी से दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। मेरी सांसें तेज और अनियमित थीं, हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में गूंज रही थी। मैंने किसी तरह खुद को संभाला, भागकर किचन में पहुंचा और वहां रखे सबसे बड़े चाकू को उठा लिया। मैंने अपना वॉकी टॉकी उठाया और डैनी से संपर्क करने लगा। डैनी, हेलो डैनी। तभी अचानक पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा, केबिन का दरवाजा बंद था, उसकी कुंडी लगी हुई थी। फिर मेरी नजर लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। उसका दरवाजा खुला हुआ था और उसके सामने वही लड़का खड़ा था, वही जिसने स्नोमैन का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। उस वक्त मैं इतना डर गया कि बयां करना मुश्किल है। ऐसा लगा मानो किसी भी पल मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन तभी वो लड़का हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी और अगले ही पल वो हवा के झोंके की तरह मेरी तरफ लपका और मुझसे आ टकराया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं।
जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। डैनी और सुबह की शिफ्ट वाला रेंजर दोनों मेरे पास खड़े थे। वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। होश में आने के बाद मैंने उनको रात की सारी बातें बताई। डैनी ने कहा कि वो तो रात में स्टेशन पर वापस चला गया था। उसने मुझसे कई बार रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मेरा रेडियो फोन बंद आ रहा था। सच कहूं तो मुझे उस वक्त यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा बच गया हूं। मैंने उसी दिन अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उस रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका सामना दोबारा करने की हिम्मत अब मुझ में बिल्कुल नहीं थी। मैं हमेशा से एक ऐसा इंसान रहा हूं जो भूत प्रेत वाली कहानियों पर हंसता था, जिसे गोस्ट स्टोरीज या रात के अंधेरे में आने वाली डरावनी आवाजें बच्चों के दिमाग की उपज लगती थीं। लेकिन जब आप यूटा के एक छोटे से टाउन में बड़े होते हो तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि यहाँ की जमीन, हवा और खामोशी कुछ ऐसे राज छुपाए हैं जो दिन के उजाले में दिखाई नहीं देते, पर रात के अंधेरे में महसूस किए जा सकते हैं। मेरा घर एक ऐसी जगह पर बना था जहां शहर खत्म हो जाता और जंगल शुरू हो जाता था। घर के पीछे बड़े बड़े खाली मैदान थे, ऐसे मैदान जो आंखों के सामने दूर तक फैलते चले जाते। पता ही नहीं चलता था कब वो रेगिस्तान में बदल जाते और फिर कहीं दूर पहाड़ों में जा मिलते। कई बार दोपहर के वक्त हमें इन मैदानों में धूल से बने छोटे बवंडर, जिन्हें डस्ट डेविल्स भी कहते हैं, घूमते हुए दिख जाते थे। वो चक्कर खाते हुए ऐसे नाचते जैसे उनके अंदर कोई जिंदा हो। यहां रहना ऐसा था जैसे मैं एक सामान्य जिंदगी और एक अनजान दुनिया के बीच रह रहा हूं। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरे घर के पास ही रहता था। हम दोनों के घर उस सुनसान सड़क के आखिरी दो घर थे। सड़क आगे जाकर एक मोड़ पर खत्म हो जाती थी। कहते हैं कभी शहर वहां तक बढ़ाने का प्लान बना था, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो काम कभी पूरा ही नहीं हुआ। हाई स्कूल के दिनों में मैं ज्यादातर वक्त अपने दोस्त के घर पर ही गुजारता था। उसका बेसमेंट हमारा अड्डा हुआ करता था। बेसमेंट में एक फटा हुआ काउच, एक पुराना टीवी और एक मिनी फ्रिज था जिसमें सोडा और बचे हुए खाने रखे होते थे। बेसमेंट में एक खिड़की भी थी जहां से दिन के वक्त रोशनी आती थी, लेकिन रात होते ही वहां घना अंधेरा छा जाता। कई बार रात में जब हम गेम खेल रहे होते और भूल जाते कि आधी रात हो गई है, तब एक अजीब आवाज उस खिड़की से सुनाई देती, कुछ घिसटने और खरोचने की आवाज। पहली बार जब यह आवाज आई तो हमने गेम पॉज करके एक दूसरे की तरफ देखा। फिर सोचा शायद हवा के साथ कोई प्लास्टिक उड़ रहा होगा या कोई रैकून होगा। लेकिन अगली रात वही आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे कोई जानबूझकर वो आवाजें निकाल रहा था। हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई कि पीछे का दरवाजा खोलकर देखें कि ये आवाज कहां से आ रही है। हम बस अपनी जगह पर बैठे रहते और एक दूसरे को समझाते कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन हम दोनों जानते थे कि यह सच नहीं है। एक बार हमने फ्लैशलाइट जलाकर खिड़की के पास देखने की कोशिश की, पर बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बस रात का गहरा सन्नाटा था जिसमें ऐसा लगा जैसे कुछ हिला हो। हमने सोचा शायद हमें भ्रम हो रहा है, इसलिए फ्लैशलाइट बंद कर दी और वापस बैठ गए। सुबह जब रोशनी हुई, हमने डर और जिज्ञासा के साथ खिड़की के पास जाकर देखा। सोचा किसी डॉग या रैकून के पैरों के निशान मिल जाएंगे, मगर सब कुछ सामान्य था। जमीन बिल्कुल स्मूथ थी, न कोई फुटप्रिंट, न कोई निशान। तब मेरे दिमाग में पहली बार वो सवाल आया, अगर वहां कुछ नहीं था तो वो आवाज किस चीज की थी? वक्त गुजरता गया और वो अजीब आवाजें हमारे रूटीन का हिस्सा बन गई। जैसे पुराने घर के दरवाजों और सीढ़ियों से आने वाली आवाज की आदत पड़ जाती है। हमने अब इस आवाज को नजरअंदाज करना सीख लिया था। हालांकि कभी कभी जब मैं उस खाली मैदान से गुजरता तो लगता जैसे हवा भारी हो गई है। ऐसा लगता धूल के नीचे कोई राज छिपा हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा है। कभी कभी जब हवा झाड़ियों के ऊपर से गुजरती तो लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा है, जैसे जमीन कुछ कह रही हो। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि कुछ ही दिनों में वो एक नई जगह शिफ्ट होने वाला है। उसके पेरेंट्स उसे स्टेट के दूसरे हिस्से में ले जा रहे हैं। इस खबर ने मुझे दुखी कर दिया, मगर मैं उसके लिए खुश था। अगले कुछ हफ्तों में हमने खुलकर जिया, जितनी मस्ती कर सकते थे की। हालांकि मेरे मन के किसी कोने में एक ख्याल बार बार उभर रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है।
जैसे वो सुनसान मैदान किसी सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। एक शाम हमेशा की तरह जब मैं अपने दोस्त के घर था, मैं ट्रक से कुछ सामान लेने के लिए उसके घर के पिछले हिस्से में गया। मैं थोड़ा दूर तक ही गया था कि मेरी नजर सड़क के उस बंद मोड़ पर पड़ी। दिल एक पल के लिए रुक सा गया। पहली बार वो जगह मुझे जिंदा और खतरनाक लगी। सड़क के उस बंद मोड़ पर लगे आखिरी पोल का बल्ब खराब हो गया था। वो पूरा हिस्सा अंधेरे में डूब गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस अंधेरे में कोई चीज थी, लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी। एक पल को मुझे लगा जैसे वो अंधेरा धीरे धीरे रेंगता हुआ हमारे घर की तरफ आ रहा हो। मैंने जल्दी से ट्रक का दरवाजा बंद किया और बिना कुछ कहे वापस अंदर आ गया। दोस्तों से कह दिया कि थोड़ी ठंड लग रही थी, पर सच तो यह था कि मैं एक सेकंड भी बाहर नहीं रुक सकता था। दूसरी रात मेरा दोस्त और मैं, हम दोनों परेशान थे। उसके मूव होने में बस कुछ ही दिन बचे थे। हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। बेसमेंट में रहना अब बोरिंग लगने लगा था। रह रहकर वहां घुटन महसूस हो रही थी। हमने सोचा एक लास्ट ड्राइव पर चलते हैं, बाहर की हवा में सांस लेंगे तो शायद दिमाग फ्रेश हो जाए। रात के करीब 12 बजे मैं और मेरा दोस्त उसके पुराने ट्रक में बैठे निकल गए। रात के सन्नाटे को तोड़ते हुए मेरे दोस्त का वो पुराना ट्रक स्टार्ट हो गया। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। अगर हमें उस वक्त मालूम होता कि वो लास्ट ड्राइव हमारे लिए क्या लेकर आने वाली है, तो शायद हम कभी बेसमेंट से बाहर ही ना निकलते। जब हमने ड्राइववे से ट्रक बाहर निकाला तो अंधेरा पूरी तरह सड़क को निगल चुका था। मेरे दोस्त ने हाई बीम ऑन की। तभी उस रोशनी में एक खरगोश तेजी से मैदान की तरफ भागा। उस छोटी सी हरकत ने एक पल के लिए हमें डरा दिया। एक पल को महसूस हुआ अंधेरा भी सांस ले रहा है। मेरे दोस्त ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और हम सीधे उस सुनसान मोड़ की तरफ निकल पड़े। हमारा प्लान था कि एक चक्कर लगाकर वापस मेन रोड पर लौट आएंगे, लेकिन वो सड़क इस समय किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लग रही थी। न कोई स्ट्रीट लाइट, न कोई घर, बस एक अधूरी सुनसान सड़क जो आगे जाकर झाड़ियों और रेत के टीलों में समा रही थी। जैसे ही हम सड़क के एंड पर पहुंचे और ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी मिट्टी पर पड़ी, हम दोनों अपनी सीट पर जम गए। ट्रक के सामने बीम के बीचों बीच कुछ झुका हुआ खड़ा था। पहली नजर में कुछ समझ ही नहीं आया। वो इंसान जैसा जरूर था, पर इंसान नहीं था। उसके लंबे अस्वाभाविक हाथ पैर अजीब ढंग से टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए थे, जैसे किसी ने हड्डियां तोड़कर गलत जगह पर जोड़ दी हों। हर हरकत के साथ उसके जॉइंट से हल्की हल्की चरमराहट की आवाज आती थी। उसकी खाल पतली और सिकुड़ी हुई थी और जगह जगह पर फटी हुई, मानो किसी ने किसी मुर्दे के ऊपर गलती से दूसरे इंसान की चमड़ी चिपका दी हो। हम दोनों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ट्रक की हेडलाइट सीधा उस चीज पर पड़ रही थी। ट्रक की सफेद रोशनी उस चीज को और डरावना बना रही थी। मेरे दिल की हर धड़कन मुझे वहां से नजर हटाने को कह रही थी, लेकिन मैं उसे नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। और फिर उस चीज ने बहुत धीरे, बहुत ही असहज तरीके से अपना सिर हमारी तरफ घुमाया, और तब हमें उसका मुंह दिखाई दिया। वो मुंह इतना बड़ा, इतना विकृत था, जैसे कोई सांप अपने शिकार को निगलने से पहले अपना पूरा जबड़ा तोड़कर खोलता हो। अंदर न जीभ थी, न दांत, सिर्फ काला अंधेरा। उसके मुंह के ऊपर 2 बिल्कुल काले गड्ढों जैसी आंखें थीं, जिनमें न रोशनी थी न इंसानियत। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे वो चीज मुझे देखकर मुस्कुरा रही हो, मगर वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। वो चीज धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। मेरे दोस्त ने बिना कुछ कहे ट्रक को रिवर्स गियर में डाला और फुल स्पीड में पीछे ले गया। हमने ना कोई सवाल किया, न ही कोई शब्द बोला। हम दोनों के चेहरों पर बस एक ही चीज थी, डर। मुझे बार बार पीछे मुड़कर देखने का मन हो रहा था, पर एक अजीब डर मुझे रोके जा रहा था। कहीं वो चीज हमारा पीछा न कर रही हो। जब हम मेरे दोस्त के घर पहुंचे तो ट्रक से उतरकर सीधे घर के अंदर दौड़ गए और घर की सारी लाइट्स ऑन कर दी। खिड़कियां, दरवाजे चेक किए, पर्दों के पीछे देखा। घर में एक असहज सन्नाटा था, जैसे दीवारों के अंदर कुछ छिपा बैठा हो। हमने पीछे का दरवाजा डबल लॉक किया और फिर सीधे बेसमेंट में चले गए। वही बेसमेंट जो पहले हमारा अड्डा हुआ करता था, पर अब एक बंकर लग रहा था। हम दोनों कोने में बैठ गए और धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। वो क्या था? क्या वो कोई आदमी था या कोई बीमार जानवर?
पर किसी भी जवाब का कोई मतलब नहीं बन रहा था। उसके हाथ पैर, वो काले गड्ढों जैसा मुंह, ये किसी इंसान या जानवर के नहीं हो सकते थे। हमने बैकग्राउंड नॉइज के लिए टीवी ऑन कर दिया, मगर थोड़ी थोड़ी देर में टीवी म्यूट भी कर देते थे, क्योंकि कई बार ऐसा लगता जैसे बाहर कोई चल रहा है। दिल ने कई बार कहा कि एक बार बेसमेंट की खिड़की खोलकर देख लूं, क्या वो चीज अब भी मैदान में है। लेकिन मैं बुरी तरह डरा हुआ था। मैं दोबारा उस चीज को देखना नहीं चाहता था। कुछ घंटों बाद सूरज की पहली रोशनी बेसमेंट के कोने में घुसने लगी और हम दोनों की सांसों में फिर से सांस आई। एक पल के लिए सुबह ने रात के उन भूतिया पलों को किसी सपने में बदल दिया था, मगर हम दोनों जानते थे वो सपना नहीं था। कुछ देर बाद मेरा दोस्त ट्रक में कुछ सामान लोड करने के लिए बाहर चला गया और मैं खिड़की से उसे देख रहा था। सामान लोड करते वक्त वो एक पल के लिए रुका और दूर उस बंद मोड़ की तरफ ताकने लगा। उसकी आंखों में भी वही सवाल था जो मेरे दिमाग में गूंज रहा था। अगर वो चीज सच में थी तो अब वो कहां गई। 2 दिन बाद मेरा दोस्त चला गया और उसके जाने के बाद घर के आसपास एक अजीब सन्नाटा और अकेलापन छा गया। मैं जब भी उस मैदान की तरफ देखता तो एक बेचैनी सी महसूस होती, जैसे कोई अब भी वहां छिपा हो और मुझे देख रहा हो। कई हफ्तों तक मैं खुद को समझाता रहा कि शायद वो सब हमारी कल्पना थी, पर हर बार जब मैं उस जगह से गुजरता वो याद फिर से ताजा हो जाती। कुछ महीनों बाद मैं भी उस टाउन से चला गया, अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने। पर जब भी वापस आता हूं वो मैदान बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे मैंने उन्हें छोड़ा था, जैसे वक्त का उन पर कोई असर ही ना हुआ हो। मैं अक्सर रात में कार धीरे चलाता हूं और अपने आप को पीछे देखने से रोकता हूं। कई बार रात के अंधेरे में मुझे लगता है कहीं से वो चीज फिर नजर आ जाएगी। मुझे समझ आ गया था कि चाहे कितना भी वक्त बीत जाए, चाहे मैं कितनी भी दूर चला जाऊं, वो रात, वो मैदान और वो चीज मेरे अंदर घर कर गए थे। उस जगह को मैं घर तो कहता हूं, पर अब वहां कभी सुरक्षित महसूस नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। हम आगे भी आपके लिए स्किनवॉकर, वेंडिगो जैसी स्टोरीज लाते रहेंगे। अगर आप कोई भी स्टोरी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।